Hello and Jai Hind student. Let's begin a very first chapter of commercial application, markets and marketing. हाँ, मार्केट जब ये शब्द आता है तो आपको दिमाग में आती है सब्जी का मार्केट, फिश का मार्केट, शेयर का मार्केट, क्या कहते हैं, या आपके घर के आसपास जो बहुत सारी दुकानें हैं क्या वो मार्केट है? जी नहीं, वो मार्केट नहीं है, सच कह रहा हूं। आइए समझते हैं पूरा चैप्टर डिटेल में। तो मार्केट कॉमन भाषा में तो एक प्लेस को कहा गया है। हाँ, एक ऐसी प्लेस जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं, परचेज और सेल करते हैं। हाँ, मैं और आप भी आम भाषा में तो यही कहते हैं, बट यहां पर इसमें अंतर है। तो जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट एक मैकेनिज्म है। कीवर्ड याद रखिए, मैकेनिज्म, मैंने हाईलाइट कर रखा है। मार्केट एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, सोल्ड किया जाता है, ट्रांसफर्ड किया जाता है। हाँ, आपने मोबाइल में ही क्या कर दिया, गुड्स पसंद किया किसी ऐप में जाकर और वहां पर ही क्या कर दिया, गुड्स परचेज कर लिया और गुड्स आपके घर में डिलीवर हो गया। तो क्या ये मार्केट है? डेफिनेटली ये भी एक मार्केट है। देखा, तो कोई प्लेस की जरूरत है क्या? जवाब है नहीं। तो इसीलिए मार्केट क्या है, सिर्फ प्लेस नहीं है, वो मैकेनिज्म है, वो एनवायरमेंट है जिसके थ्रू बायर और सेलर इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, मेक अ डील ओवर द प्रोडक्ट एंड सर्विस कर पा रहे हैं। ऐसे को कहते हैं मार्केट। अब तो क्लियर हो गया मार्केट क्या है। अब आते हैं कुछ कंसेप्ट्स मार्केट के समझते हैं। जैसे कुछ लोग मार्केट को तो प्लेस से समझते हैं, जैसे आपके घर के आसपास कोई शॉपिंग प्लाजा होगा या कोई बड़ी एक कटरा टाइप का होगा जिसमें बहुत सारी दुकानें हैं, आप कहेंगे वो क्या है, प्लेस है, लोकेशन है, जिसके नाम से आप कहेंगे वो मार्केट है। ठीक है ना। तो मार्केट को लोग क्या करते हैं, एक प्लेस से एसोसिएट करते हैं। ठीक है, जैसे आपके शहर में कोई एक पॉपुलर प्लेस है जहां पर क्या है, खूब सारी दुकानें हैं। कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो मुझे अपनी पॉपुलर मार्केट प्लेस का नाम बता सकते हैं। मुझसे पूछेंगे तो मैं वाराणसी के लिए कहूंगा गदौलिया मार्केट। हाँ, ये बहुत पॉपुलर मार्केट है गदौलिया मार्केट, जो कि गंगा नदी के ठीक पहले है। इसीलिए याद करिए, प्लेस का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप सबको भी एक एक एग्जांपल मुझे देना है। अब आते हैं एरिया कंसेप्ट की बात करते हैं। तो कुछ लोग मार्केट को एक बड़ी एरिया समझते हैं जहां पर प्रोडक्ट और सर्विस बेचा रहे हैं। हाँ, जैसे आप कह सकते हैं यूरोपियन कम्युनिटी मार्केट या यूरोपियन कॉमन मार्केट, हो सकता है ये भी मार्केट है। कुछ लोग डिमांड को मार्केट समझते हैं, बस टोटल ऑफ द डिमांड कर दो तो बन जाएगा मार्केट। और कुछ जगह तो जहां पर चीजें एक्सचेंज हो रही हो, जैसे शेयर मार्केट, जैसे कम्युनिटी मार्केट, ये सब क्या है, मार्केट के अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। ठीक है। और लास्ट में है, कुछ लोग पीपल को ही मार्केट मानते हैं। मार्केट मतलब वो पीपल जो बाय और सेल करते हैं, या वो मिडिलमैन जो बायर और सेलर को मिलाते हैं। तो ये सब कंसेप्ट्स हैं, बट रियल डेफिनेशन मार्केट की क्या है, मैकेनिज्म। मार्केट एक मैकेनिज्म है, कीवर्ड, मार्केट एक एनवायरमेंट है। ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, एक्सचेंज और ट्रांसफर्ड हो रही है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। दो ब्रॉड हेडिंग में डिवाइड किया गया है। पहला मार्केट होगा ट्रेडिशनल, मतलब जो पहले जमाने से, बहुत पुराने समय से हम चले आ रहे हैं, मार्केट जिसकी बात करते हैं, पहले उसको समझते हैं। फिर उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। एरिया के बेसिस पे भी क्या मार्केट है क्या? हाँ हाँ, जो तुम्हारे घर, जो तुम्हारे गांव, यस, अगर कोई गांव में रह रहे हैं तो उसके आसपास का मार्केट है, वो आपका लोकल मार्केट है। दैट मींस मार्केट लिमिटेड टू अ लोकल एरिया या लिमिटेड टू अ सिटी। भाई आप जिस शहर में रह रहे हैं उसका मार्केट क्या है, वो आपके लिए लोकल मार्केट है। रीजनल मार्केट, पूरे रीजन में या स्टेट में एक मार्केट जो पूरे स्टेट भर में फैला हुआ है, जैसे साउथ इंडियन मार्केट हो सकता है, ईस्टर्न स्टेट्स मार्केट, तो पूरा स्टेट भर में फैला हुआ है। और उससे बड़ा हो जाएगा नेशनल मार्केट, मतलब जहां पर भारत भर के लोग खरीद बेच कर पा रहे हैं। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या है, नेशनल मार्केट है। और इंटरनेशनल मतलब 2 and more कंट्रीज के बीच में, अगर सेवरल कंट्रीज जिसमें हो गई में अगर बाय एंड सेल हो रहा है तो इंटरनेशनल मार्केट। फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। वॉल्यूम मतलब होता है कितने साइज का बिजनेस कर रहे हैं, कितने अमाउंट का बिजनेस कर रहे हैं। तो होलसेल, होलसेल कौन करता है, होलसेलर करता है।
हाँ, नाम सुना होगा। यहाँ थोक विक्रेता, यहाँ थोक में सामान मिलता है। कई बार दुकानों में लिखा होता है, क्या कहते हैं, बोर्ड पे लिखा होता है। तो ये लोग होलसेलर होते हैं, ये लोग प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और बल्क में ही, लार्ज क्वांटिटी में ही रिटेलर को बेचते हैं, होलसेल मार्केट। और इसके बाद मैं और आप कहां पहुंचते हैं नॉर्मली? मैं और आप जिस दुकानदार के पास खरीदने जाते हैं, अगर आपको मैगी खानी है, आपको साबुन खरीदना है, आपको पेन पेंसिल स्टेशनरी खरीदनी है, तो आप पहुंचते हैं एक रिटेलर के पास, एक स्टेशनरी वाले के पास। क्यों? वो जिस स्टेशनरी वाला है वो रिटेलर है, वो रिटेल ट्रेड कर रहा है, वो स्मॉल क्वांटिटीज में डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज, मतलब इस मार्केट में क्या एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि कमोडिटी मार्केट, इस मार्केट में कमोडिटीज बाय एंड सेल की जाती हैं। सच कह रहा हूं, जैसे कि मार्केट में कॉटन बिकता है, आयरन बिकता है। सच कह रहा हूं, अगर आपको खूब लॉट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ज्वार चाहिए, ग्वार चाहिए, शुगर चाहिए, सब मिलेगा। किस मार्केट में मिलेगा? कमोडिटी मार्केट। ये वो बाजार है जो आपके भी शहर में है, और ये बाजार इंटरनेट पे भी आजकल उपलब्ध है। आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? बल्क में कमोडिटीज ऑर्डर कर सकते हैं, कमोडिटी, इसीलिए कमोडिटी मार्केट। दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। हाँ, इस मार्केट में कोई सामान नहीं बिकता है, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स अवेलेबल होते हैं बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब अगर किसी फर्म को, मान लो टाटा को, हाँ, टाटा इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? 500 करोड़ का लोन चाहिए 50 साल के लिए, 20 साल के लिए, अरे भाई 5 साल के लिए, समझ गए? तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो वो कहां पहुंचेंगे? इस कैपिटल मार्केट में। यहां पर शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज मिलती हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रूप में, समझ गए? और 1 साल तक के लिए पैसे चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? सही सही समझे आप? क्लियर है? सही पकड़ रहे हैं, ठीक है? तो जब आप शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स अरेंज करना चाहते हैं तो आपको मनी मार्केट जाना पड़ेगा, ठीक है? मतलब बैंक्स हमारी क्या है? मनी मार्केट्स हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर एंड सेलर। ध्यान से सुनिएगा, इस बेसिस पे भी मार्केट्स हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी मार्केट। इस मार्केट में जो प्रोड्यूसर है, जैसे कि गांव में किसान, वो प्रोड्यूसर है, खेतों में अनाज पैदा करता है कि नहीं, तो वो प्रोड्यूसर है। तो किसान क्या करता है? अपना प्रोडक्ट गांव के ही किसी बड़े मर्चेंट को, किसी बड़े एजेंट को या होलसेलर को बेच देता है, गांव में ही। शहर में बेचारा आ ही नहीं पाता है। हाँ, सच कह रहा हूं, हकीकत यही है। फार्मर प्रोड्यूसर है, वो प्राइमरी मार्केट है, क्योंकि गांव में ही क्या कर पा रहा है? किसी बड़े मर्चेंट को या होलसेलर को क्या कर रहा है, या एजेंट को क्या कर रहा है? अपना प्रोडक्ट बेच दे रहा है। प्राइमरी मार्केट। यहां पर प्रोडक्ट शेयर में नहीं आया है। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। सेकेंडरी मार्केट, ये वो मार्केट है जब ये होलसेलर और एजेंट जो किसान से खरीदा था, वो शहर में आकर के किसी रिटेलर को, किसी व्यापारी को क्या करता है? प्रोडक्ट बेचता है। और उसके बाद मैं और आप रिटेलर के पास जाते हैं, सब्जी खरीद लेते हैं, अनाज खरीद लेते हैं। हाँ, आपको चावल खरीदना है, व्हीट खरीदना है, सब्जियां खरीदनी है, आप जाते हैं रिटेलर के पास। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो आप कौन से मार्केट के पार्ट हैं? टर्मिनल मार्केट। समझ गए? 3 लेवल है मार्केट में। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस में 2 टाइप के मार्केट हैं। पहला, तुरंत, स्पॉट, कहते हैं ना, ऑन द स्पॉट। तो ये कौन सा मार्केट है? अरे भाई, वही मार्केट जिसमें तुम और मैं सामान खरीदने जा रहे हैं। तुम गए, लेट्स अज्यूम करता हूं तुम्हें मैगी चाहिए खाने के लिए, तुम गए, बगल में ही घर के पास में एक रिटेलर है, होगा तुम्हारे घर के आसपास कोई रिटेल दुकान वाला, है ना, जनरल स्टोर वाला है ना तुम्हारे घर के आसपास। हाँ, तुम गए वहां पर और पैसे दिए, मैगी लिए, काम खत्म। इसे कहते हैं स्पॉट। स्पॉट में क्या हुआ? ट्रांजैक्शन तुरंत का तुरंत हो गया। आपने पैसे दिए, दुकानदार ने आपको सामान दिए, इसे कहते हैं स्पॉट। फिजिकली तुरंत क्या हो गया? गुड्स मिल गए। पर एक मार्केट और होता है जिसे हम कहते हैं फ्यूचर मार्केट। इसमें आज तो ट्रांजैक्शन करते हैं, सौदा आज करते हैं, डील आज करते हैं, बट बेसिकली इसमें गुड्स हम खरीदना नहीं चाहते हैं, बल्कि गुड्स का एक फ्यूचर डेट का प्राइस आज डिसाइड कर लेते हैं। एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि मैं एक बिजनेसमैन हूं बड़ा, और मुझे लगता है कि गोल्ड के दाम 3 महीने बाद बढ़ने वाले हैं, तो आज हम गोल्ड खरीद लेंगे बिना फिजिकली गोल्ड लिए।
फ्यूचर डेट के लिए खरीद लेंगे, और फ्यूचर डेट मतलब 3 महीने बाद के लिए। और आज मैंने अज्यूम करता हूं कि गोल्ड खरीद लिया है 60,000 रुपए में। ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, मुझे हाथ में गोल्ड आएगा नहीं, हम फिजिकली गोल्ड लेंगे नहीं, सिर्फ क्या कर दिया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि हमें 3 महीने बाद गोल्ड 60,000 में लेना है। आज खरीद लिया है 60,000 दे करके। अब मुझे यकीन था कि 3 महीने बाद गोल्ड का दाम बढ़ना ही बढ़ना है, और वही हुआ। 3 महीने बाद ठीक गोल्ड का दाम 70,000 हो गया। अब मैं यही गोल्ड जो 60 में खरीदा हूं, जिसका मैंने क्या लिया है, फिजिकली डिलीवर नहीं लिया है, अर्थात वस्तु उठा के नहीं ले रहे हैं, बस जैसे ही क्या होगा 3 महीने पूरे होंगे और मैं उसको 70,000 में, जब उसकी प्राइस हो चुकी होगी, बेच देंगे, 10,000 कमा लेंगे। ये है फ्यूचर। इस मार्केट में बायर और सेलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्चुअल डिलीवरी तो लेते ही नहीं है। कहां से कमाते हैं, वो डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट से कमाते हैं। याद रखिएगा, अगर प्रॉफिट हो सकता है इस मार्केट में तो हाँ, लॉस भी हो सकता है। हमने 60 में खरीदा, 3 महीने बाद दाम गिरते गिरते 50,000 हो गया, तो मुझे सौदे तो काटने हैं 3 महीने बाद, है ना, तब मेरा नुकसान हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ठीक है। ये एक तरह का स्पेक्युलेटिव मार्केट होता है, सौदा सट्टे वाला मार्केट होता है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स की बात करते हैं। 2 तरह के गुड्स को मार्केट समझेंगे इसके अंदर। कंज्यूमर मार्केट, ये वो मार्केट है जहां पर फिर से मैं और आप जाते हैं, गुड्स खरीदते हैं अपने कंजम्पशन के लिए। हाँ, मैंने कहा था तुमको कोई ड्रेस खरीदनी है, हाँ भाई, अपने किसी फंक्शन में जाना है, किसी शादी में जाना है, तुम्हें अपने लिए बढ़िया सी ड्रेस खरीदनी है, तो तुम पहुंच गए रिलायंस के ट्रेंड्स में, क्या कहते हो, या पहुंच गए जूडियो के शोरूम में, क्या कहते हो, वहां जाके तुम जो खरीद रहे हो वो क्या है, कंज्यूमर मार्केट, क्योंकि तुम अपने खुद के इस्तेमाल के लिए ले रहे हो। बट कोई एक ऐसा भी मार्केट है जहां पे प्रोड्यूसर्स के लिए सामान मिलता है, मतलब रॉ मटेरियल खरीदना, मशीनरी खरीदना, इक्विपमेंट्स खरीदना, टूल्स खरीदना, ये किन के काम आता है, तुम्हारे मेरे डायरेक्ट काम नहीं आता है, प्रोड्यूसर के काम आता है, जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऐसे मार्केट को कहते हैं प्रोड्यूसर मार्केट। समझ गया ना, इनमें हमारे और आपका डायरेक्ट काम नहीं है। नेक्स्ट आता है नॉन ट्रेडिशनल। अभी जितने भी मार्केट्स के एग्जांपल पढ़े, टाइप्स पढ़े, ये ओल्ड टाइप ऑफ मार्केट थे जो पहले से चले आ रहे हैं, जिसे कहते हैं ना परंपरा वाले जो मार्केट चले। अब आज मैं और तुम जिस जमाने में जी रहे हैं, यस, इस मार्केट की बात करता हूं। नॉन ट्रेडिशनल मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, नई सोच के हिसाब से बनाया गया है। सबसे पहला आता है कैटलॉग। आजकल जमाना इसी का ही है। आपको कोई रेफ्रिजरेटर खरीदना है, आपको कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदना है, तो आप दुकान में पहुंचिए, किसी शोरूम में पहुंचिए जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स बिकता है। आप दुकानदार के पास कहेंगे तो आप उससे कहेंगे कि मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए, तो आपको एक कैटलॉग दे देगा जिसमें उसके फ्रिज के कई सारे डिजाइन्स होंगे। आप कैटलॉग में डिजाइन देखिए, फ्रिज का कलर देखिए, फ्रिज की वैरायटीज देखिए, उनके डिटेल्स पढ़िए, पसंद आए ऑर्डर कर दीजिए। आपको क्या करेंगे, वो फ्रिज, वो रेफ्रिजरेटर आपको दिखाएंगे और ऑर्डर देकर के आपके घर डिलीवर कर देंगे। कैटलॉग मार्केट। यही चीज फर्नीचर इंडस्ट्री में हो रही है। आपको कोई सोफा खरीदना है घर के लिए, कोई टेंशन मत लीजिए, चले जाइए फर्नीचर के शोरूम में, वो आपको कैटलॉग दिखाएंगे, आपको पसंद कराएंगे और आपको आपके घर तक गुड्स डिलीवर भी कर देंगे। तो आजकल जमाना है कैटलॉग का। कैटलॉग में शोरूम में जाकर के सैंपल के थ्रू चीजों को देखने के एग्जाम्पल के साथ, और साथ में कैटलॉग में उसका पिक्चर, उसका डिटेल पढ़ करके, उसकी प्राइस जान करके आप गुड्स खरीद सकते हैं। हाँ, ये चलन है आजकल। नेक्स्ट आता है इन हाउस। इन हाउस मार्केट में आपको बाहर नहीं जाना है, बल्कि मार्केट आपके घर में आने वाला है। इन हाउस, तुम्हारे घर में मार्केट आ रहा है। क्या कहते हो, जैसे कुछ लोग तुम्हारे घर में चले आते हैं नॉक करते हुए कि मैं एक्वागार्ड से हूं, या मैं यूरेका फोब से आया हूं, है ना, मैं आपको वैक्यूम क्लीनर दिखाना चाहता हूं, या मैं आपको वाटर प्यूरिफायर दिखाना चाहता हूं। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे घर में? हाँ हाँ, जरूर हुआ होगा। कोई सेल्समैन या सेल्स गर्ल्स या सेल्स लेडीज हमारे घर में चली आती है नॉक करते हुए। सच कहो, आते हैं ना? तो ये कौन है? इन हाउस मार्केट। समझ गया ना? ये डोर टू डोर सेल्समैन होते हैं। ये प्रोडक्ट को कंज्यूमर को घर तक ले आते हैं। हाँ, जैसे मैंने नाम दिया एक्वागार्ड प्यूरिफायर, आपके घर में प्यूरिफायर है, और अगर यूरेका फोब्स का, तो यूरेका फोब्स वाले ऐसे ही अपना प्रोडक्ट भेज देते हैं, अपने एजेंट्स को घर घर भेज देते हैं। एक और टाइप का मार्केट है
नाम है मेल ऑर्डर मार्केट। मेल मतलब चिट्ठी। इसका मतलब है कि इसमें जो जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती हैं, लोगों से ऑर्डर मेल के थ्रू लेती है। यूजुअली ये मेल, मैंने कहा, में रिटर्न लिखा होता है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। इसको देख करके प्रोड्यूसर्स या सेलर्स समझ जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि सेलर क्या करता है? सेलर प्रोडक्ट की लिस्ट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को पहले भिजवाता है और वही कस्टमर क्या करता है, फिर मेल से, डाक से, चिट्ठी से क्या करता है, सामान मंगवाता है। और सामान जब आता है वीपीपी द्वारा आता है। वीपीपी, वैल्यू पेबल पोस्ट, मतलब सामान लो पैसे दो डाकिया को। हाँ, आप पोस्टमैन को पैसे दे दीजिए, आपका सामान रह गया। तो ये भी तरीका है। हाँ, आजकल जो इंटरनेट वाला काम हो रहा है लगभग वही वाला है। जो आप और मैं ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं फ्लिपकार्ट से या अमेजॉन से, लगभग यही काम कर रहे हैं। बस हम मेल नहीं लिख रहे हैं, बल्कि ऐप पे देख रहे हैं, चीजें पसंद आ रही है, वहीं पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर दे रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर दे रहे हैं, बाय कर दे रहे हैं। अब आता है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। हाँ, जैसे एटीएम होता है ना, आप कार्ड डालिए एटीएम में और पैसे निकाल सकते हैं। गए कभी एटीएम में? ऐसे ही मशीन्स हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, जहां बहुत भीड़ होती है, जैसे एयरपोर्ट्स में, बस स्टैंड्स में और इवन रेलवे स्टेशन पे। हाँ, आजकल रेलवे स्टेशन में तो टिकट की ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है। आप चाहें तो टिकट बिना किसी लाइन में खड़े हुए एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में जाके अपनी टिकट खुद खरीद सकते हैं। खुद खरीद सकते हैं। बस आपको क्या करना है, किस स्टेशन से किस स्टेशन जाना है, उसमें फीड करना है, एंटर मारना है और आप पैसा जमा करके, सच में ये है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स। ज्यादातर कंपनियां आजकल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इसके थ्रू बेच रहे हैं। मैं एक जापान का एग्जांपल बताऊंगा। जापान में मेजरली क्या है, हर बड़े मार्केट्स में, हर बड़े चौराहे पर ये एटीएम वेंडिंग मशीन्स लगी है। वहां सब कुछ क्या है, ये सेल्फ आप डिस्पेंसिबल मशीन से आप पैसे डालिए, कॉइन्स डालिए, अंदर से प्रोडक्ट निकल आएगा। वो चाहे डेली यूज वाला प्रोडक्ट होगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट आता है टेली मार्केट। टेली मार्केट, टेली मतलब टेलीफोन से। इसमें आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, फोन से ही ऑर्डर दे करके मंगवा सकते हैं। जैसे जोमेटो में आप करते हैं, क्या कहते हैं, या जैसे आप स्विगी से कर लेते हैं, ऐप खोलते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, ऐप्स के थ्रू आ जाता है। और नहीं तो आप दुकानदार को, अगर आप जानते हैं, फोन कर दीजिए, दुकानदार घर तुरंत पहुंचा देता है। स्विगी में ऐप के थ्रू आ रहा है, और वैसे मैंने कहा आप अगर फोन नंबर रखे हैं, फोन करिए, फोन से ऑर्डर ले लीजिए। हाँ, अक्सर फर्म्स क्या करती हैं, टोल फ्री नंबर अपना दे देती हैं 18000, फिर अगर नंबर दे देती हैं। हाँ, ये भी चल रहे हैं। और एक मार्केट और है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केट। नेटवर्क मार्केट में आपको कंपनियां क्या कहती हैं, अपना एजेंट बनाती हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हैं। आप इसकी मेंबरशिप लेने के बाद आपको कुछ प्रोडक्ट भी मिलेगा, प्लस ये कंपनियां कहेंगी कि आप और लोगों को अपनी तरह डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, चेन बनाइए। आप 2 लोगों को मेंबर बनाइए, फिर वो 2 लोग और 2 लोगों को मेंबर बनाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क मार्केट। शायद आपने एमवे का नाम सुना होगा, टपरवेयर का नाम सुना होगा। नाम सुना है क्या? तो एमवे और टपरवेयर यही काम करती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें अपना प्रोडक्ट वो इन कस्टमर्स को, इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती हैं। फिर ये फर्दर क्या करते हैं, उनमें सब में से कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। जितने आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे उनका कमीशन आपको मिलेगा। आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। तो अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे थे वो मार्केट मार्केट मार्केट। अब जो शब्द है वो मार्केटिंग है। एक बहुत वाइड टर्म है मार्केटिंग। मार्केट तो सिर्फ मैकेनिज्म था, सिर्फ एनवायरमेंट था, पर मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज सम टोटल ऑफ ऑल द स्टेप्स दैट बिगिंस इवन बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सेल ऑफ द गुड। इसका मतलब है गुड्स को बनाने से पहले आपकी मार्केटिंग शुरू हो जाती है, और गुड्स को बेच देने के बाद भी आपकी मार्केटिंग खत्म नहीं होती है। तो इसका मतलब है इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। प्रोडक्शन करना, परचेज करना, असेंबल करना, सेल करना, एडवर्टाइज करना, प्रमोशन करना, ये सब 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 मार्केटिंग का एक पार्ट है। तो मार्केटिंग एक बहुत सारे स्टेप्स का सम टोटल है। याद रखिएगा, मार्केटिंग का एक ही पर्पस है, प्रॉफिट कमाना थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। याद रखिएगा, ये कहता है कंज्यूमर मेरा किंग है और किंग को सेटिस्फाई करना है।
समझ गए मार्केटिंग क्या है? आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से भी समझेंगे मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। इंटीग्रेटेड मतलब होता है बहुत सारे प्रोसेसेस से मिलके बना है। इट इज मेड अप ऑफ मैनी 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 एक्टिविटीज। इट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ सेवरल इंटररिलेटेड एक्टिविटीज। समझ गए ना? और क्या आता है? मार्केटिंग एक कंज्यूमर या कस्टमर ओरिएंटेड काम है। याद रखिएगा मार्केटिंग का एक ही पर्पस है, कंज्यूमर को, कस्टमर को क्या करो? सेटिस्फाई करो। जो कस्टमर मांगे वैसे ही प्रोडक्ट और सर्विसेज बना के उसको सेटिस्फाई करो। तो सेटिस्फैक्शन करना कंज्यूमर की, ये सबसे मेन काम होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग एक सिस्टम है। सर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है जिसके सब पार्ट्स होते हैं। इसमें आप इनपुट दे करके आउटपुट निकाल सकते हैं, ऐसी चीज को कहते हैं सिस्टम। जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर एक क्या है, सुना होगा, कंप्यूटर एक सिस्टम है जिसपे इनपुट के बाद देने के हमारे क्या होता है, वो प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। वैसे ही मार्केटिंग भी है। मार्केटिंग एक सिस्टम है जिसके कई सारे सब सिस्टम्स हैं और उसके बाद हम इनपुट देते हैं, इसमें जानकारी लेते हैं और उस जानकारी से कस्टमर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और कंज्यूमर का क्या आउटपुट आने वाला है, ये सब मार्केटिंग हमें बता देती है। याद रखिएगा एक बेसिक फंडा है मार्केटिंग का और वो है सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट है मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ द टोटल एनवायरमेंट। दैट मींस जब हम बिजनेस एनवायरमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, एक बहुत टोटल फ्रेमवर्क है जिसमें सोशल एनवायरमेंट है, लीगल एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट है। इनमें से एक मार्केटिंग भी एनवायरमेंट है, हाँ हमारे टोटल एनवायरमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एक क्रिएटिव काम है, क्रिएट करता है। हाँ भाई मार्केटिंग टाइम यूटिलिटी पैदा करता है, मार्केटिंग प्लेस यूटिलिटी पैदा करता है और पोजीशन करता है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। टाइम यूटिलिटी पैदा कैसे करता है? टाइम यूटिलिटी मार्केटिंग कैसे पैदा करता है? जब ठंडी आती है, हाँ जैसे ही विंटर आता है, आपने महसूस किया है मार्केट में चारों तरफ वुलन गारमेंट्स बिकना शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वुलन गारमेंट्स गर्मी के दिनों में नहीं बनते हैं? जी नहीं, उस समय वो बन के तैयार हो रहे होते हैं, स्टोर हो रहे होते हैं वेयर हाउसेज में, गोडाउन्स में, ताकि जब टाइम आए तो ये मार्केट में लाए जा सके। समझ गए ना? तो टाइम यूटिलिटी, गुड्स को प्रिजर्व किया जाता है वेयर हाउसिंग में। उसी तरह से प्लेस यूटिलिटी, अब चाय तो बन रही है, टी के गार्डन्स तो हैं आसाम में, दार्जिलिंग में, पी हम लोग कहां रहे हैं? पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो प्लेस यूटिलिटी, वहां से हम तक, हमारे घर तक, हमारे डोर स्टेप तक टी अवेलेबल हो पा रही है, टी लीव्स अवेलेबल हो रहा है। तो ऑल थैंक्स टू मार्केटिंग। एंड नेक्स्ट मार्केटिंग हमें क्या करता है? गुड्स को कंज्यूम करने के लिए ट्रांसफर करता है, इसीलिए पोजीशन रिले देता है। आइए मार्केटिंग के एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाने कि मार्केटिंग एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। ये गोल क्या होता है? जब हम मार्केट करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं, तो हमारा मकसद होता है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। कंज्यूमर किंग है, बताया था आपको, और किंग का सेटिस्फैक्शन सबसे जरूरी है। याद रखिएगा कोई बिजनेस बिना कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के सरवाइव हो ही नहीं सकता। कोई ऐसी कंपनी का नाम बताओ, कोई ऐसा प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करती है। हाँ बताओ, और यह भी बताओ कि वो कंपनी अब चल पाएगी। आई एम डैम श्योर आपके दिमाग में ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो बिना कंज्यूमर सेटिस्फाई करके चल सकती है। आप कंज्यूमर को एक बार चीट कर सकते हैं, 2 बार चीट कर सकते हैं, पर बार बार नहीं। नतीजा क्या होगा? कंज्यूमर आपको छोड़ के चला जाएगा। चलो मार्केटिंग के स्टेजेस की बात करते हैं। तो मार्केटिंग आज जिस दौर में है हमारे पास, उसका नाम है सोसाइटल मार्केटिंग। नहीं सुना था नाम? हाँ, ये 5th स्टेज है। तो क्या पहले ही 5th स्टेज में आ गई थी? नहीं, मार्केटिंग को 5 स्टेज से गुजरना पड़ा था। आइए पहले स्टेज की बात करते हैं, नाम है प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज। ये स्टेज बहुत पहले चलती थी, 1869 से 1930 तक। 1930 वो पीरियड है जब मार्केट में ग्रेट डिप्रेशन आया था। हाँ, वर्ल्ड मंदी आई थी इस समय, सब कुछ बर्बाद हो गया था मार्केट का। हाँ, बहुत बड़े स्केल पे प्राइस फॉल हो गया था क्योंकि प्रोडक्शन खूब ज्यादा था, मार्केट में डिमांड नहीं थी। अब आता है कि प्रोडक्शन स्टेज है क्या। तो जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, जब फैक्ट्रियां नहीं थी, जब इंग्लैंड से शुरुआत हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगने लगा,
नई नई मशीनें इन्वेंट होने लगी, बनने लगी, तो बनाना ही बस एक मेन काम था। गुड्स को बनाओ, कम से कम कॉस्ट में बना लो, बस ये स्टेज का नाम था प्रोडक्शन। बल्क में बनाना है, लार्ज क्वांटिटी में बनाना है, मशीन की मदद से बनाना है, और कम से कम कीमत में। ये था पहला स्टेज, नाम है प्रोडक्शन स्टेज। मतलब सेल व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि उस समय मार्केट में शॉर्टेज थी, बहुत सारे लोगों के पास इंडस्ट्रीज थी नहीं, नई नई फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियां लग रही थी, इसीलिए जो एक आक इंडस्ट्री खुली भी थी, फैक्ट्री खुली थी, उसके सारे सामान बिक जा रहे थे, क्योंकि वो बहुत बल्क में बनाती थी और कॉस्ट बहुत कम आ रहा था। बस तो फोकस क्या था, कंज्यूमर को बेचो, बस सस्ता और सुलभ सामान। नेक्स्ट स्टेज आया सेल्स ओरिएंटेड। जब बहुतों ने क्या कर दिया, बहुतों ने 1930 के बाद ये स्टेज शुरू हो जाएगा, 1950 तक चलेगा। जब बहुतों ने क्या किया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब कंपनियां एक नहीं, फैक्ट्रियां एक नहीं, अनेक हो गई। अब सब कंपनियों के बीच में मेरा प्रोडक्ट खरीदो, मेरा प्रोडक्ट खरीदो, इसमें रेस होना शुरू हो गई। अब कंपनियों को समझ में आ गया कि प्रोडक्ट बेचना मुश्किल है, मतलब अब प्रोडक्शन से सेलिंग पे उनका ध्यान आ गया। प्रोडक्ट बनाना अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब वो नहीं बना रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रोडक्शन बना रहे हैं। अब बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे मशीन्स आ चुके हैं। इस दौर में कंपटीशन आ गया, कट थ्रोट कंपटीशन हो गया बिजनेस टू बिजनेस के बीच में। अब बायर्स को बेचने का मंत्र क्या था, गेट रिड ऑफ व्हाट यू हैव। मतलब बाय हुक और बाय क्रुक हर फर्म चाहती थी कि मेरे प्रोडक्ट क्या हो जाएं, बिक जाएं। गेट रिड, मुझे अपने प्रोडक्ट को कैसे भी कंज्यूमर को बेचना है, इसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजिंग की, सेल्स प्रमोशन किया। अब वो मार्केट में कंज्यूमर के पास पहुंच रहे हैं अपने प्रोडक्ट को ले लेकर के, ताकि मैं अधिक से अधिक सेल कर पाऊं। नाम है सेल्स ओरिएंटेड स्टेज। उसके बाद क्या आया, 1950 से 60 में आया ये नया स्टेप, नया स्टेज, थर्ड स्टेज, प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज। इसमें कंपनियों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। अब हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, बल्कि अब हम अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा बना लेंगे, इतना क्वालिटी अच्छी कर देंगे कि लोग मेरे प्रोडक्ट को खोजने के लिए, मुझसे मेरे प्रोडक्ट को पाने के लिए क्या करेंगे, खुद चले आएंगे, हम नहीं जाएंगे उनके पास। तो ये सोच है प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज की। इसमें कंपनियों का फोकस था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुपर बना देना है, एकदम जबरदस्त प्रोडक्ट बना देना है। तो फोकस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम प्रमोशन टू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। मैं इसका एग्जांपल आईफोन ले सकता हूं, क्या कहते हो? आईफोन ने, एप्पल ने सोचा कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो इसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास हो, सबसे महंगा रखेंगे, फोन्स मेरे सबसे महंगे होंगे, और छक मार के लोग मेरे फोन इसलिए कर देंगे क्योंकि मेरी क्वालिटी है, खोज के आएंगे मेरी दुकान पर, मेरा फोन सब जगह नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज। हालांकि ये स्टेज खत्म हो गई है, फोर्थ स्टेज आ गई थी इसके बाद, हाँ, मार्केटिंग स्टेज 1980 तक चली। इस स्टेज में क्या रहा, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था कि इस स्टेज में शिफ्ट हो गया अटेंशन कस्टमर पर। अब हर कंपनियां एक ही चीज जानती हैं कि प्रोडक्ट बनाने से सफलता हासिल नहीं होगी, एडवर्टाइजमेंट करने से भी सफलता हासिल नहीं होगी। एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ कंज्यूमर को अवेयर करना, कंज्यूमर की नीड समझना। तो मार्केट में जाओ, पता लगाओ कंज्यूमरों को क्या चाहिए, किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, किस प्राइस में चाहिए, क्या वैरायटीज चाहिए, और वो बना के दो। नाम हो गया मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। इसमें प्रोड्यूसर्स ने अपनी सोच बदली, अपनी फिलॉसफी, अपना प्रोग्राम, जो भी काम करना है वो कंज्यूमरों के दिमाग के हिसाब से चलना है। मतलब व्हाट कंज्यूमर नीड आई विल सप्लाई, ये सोचना है। मतलब गोल है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, अपने आप बिजनेस चल जाएगा। ये स्टेज भी खत्म हो गई, हाँ ये स्टेज खत्म हो गई। बट मैंने कहा ये स्टेज खत्म का मतलब ये नहीं है कि अभी स्टेज चल ही नहीं रही है, इसके कुछ इफेक्ट तो हमेशा रहेंगे ना, हर स्टेज का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रहेगा ना। अब आता है लास्ट स्टेज, फिफ्थ स्टेज, नाम है सोसाइटल मार्केटिंग स्टेज। 1980 के बाद ये स्टेज शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। अब मैं कहता हूं कि कंज्यूमर को चाहिए शराब, कंज्यूमर को चाहिए भांग, कंज्यूमर को चाहिए सिगरेट, कंज्यूमर को चाहिए खूब सारे वाइन्स। मतलब कंज्यूमरों को खराब चीज चाहिए जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, पर सबको चाहिए, हर घर में चाहिए और सबसे सस्ती चाहिए। सोचो, कंज्यूमर तो ये मांग रहा है, तो अब सारी इंडस्ट्रियां क्या करें, सब कारोबार बंद करके शराब, सिगरेट और भांग और जितनी खराब चीजें हैं
नशे की चीजें हैं, सब मांग रहे हैं कंज्यूमर, सबको सस्ते से सस्ता ले लो, 5 रुपए में बोतल ले लो, 2 रुपए में बोतल ले लो, अच्छा मेरी 1 रुपए में बोतल शराब की ले लो। अरे भाई पूरा सोसाइटी चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए यह कंसेप्ट बनाया गया है कि कंज्यूमर जो मांगे वो तो देना है, कंज्यूमर का वेलबींग तो करना है, पर ओवरऑल बेनिफिट या वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी का भी देखना है। क्योंकि हो सकता है कंज्यूमर्स अपना हित तो सोच रहा है पर पूरे समाज का हित ना सोच रहा हो। यह हाल इंडस्ट्रीज के भी अप्लाई होता है। इंडस्ट्रीज हो सकता है कि प्रोडक्शन करने के चक्कर में आसपास को पॉल्यूट कर दें, हो सकता है कि अपने धुएं से, अपने वेस्ट और एफ्लुएंट से गंदगी फैला दें। ना ना ना, सोशल वेलबींग का भी सबसे ध्यान रखना है। इसीलिए सोसाइटी सबसे ऊपर कौन है? सोसाइटी, समाज सर्वोपरि है, यह सोचना है। तो इस कंसेप्ट में फर्म्स को कहा गया है कि वो लोगों के नीड्स, वांट को पूरा करना है, डिलीवर करना है, बट यह भी ध्यान देना है कि वेलबींग ऑफ द सोसाइटी और द कंज्यूमर is not sacrificed. That means overall benefit of the society होना चाहिए, समाज का सर्वहित होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। कुछ कंज्यूमर्स के चक्कर में पूरे समाज का बेड़ा गर्क नहीं कर देना है। समझ में आया बात मेरी? चलो अब आते हैं मार्केटिंग के रोल के बारे में। तो मैंने बताया मार्केटिंग के युग में मैं और आप जी रहे हैं। सच कह रहा हूं, आप टीवी खोलिए, इंटरनेट खोलिए, इवन मेरा जब यूट्यूब चला रहे होंगे तब भी बीच बीच में ऐड आ जाती है। क्या है ये? मार्केटिंग। आपके और मेरे दिमाग में प्रोडक्ट और सर्विसेज को फीड कर दिया गया है। हां, काला मीठा पानी बोले तो क्या कहते हो? तुम बताओ, क्या काला मीठा पानी ये क्या होता है सर? अरे भाई पेप्सी, कोको कोला। देखा, तुम कभी नहीं बोलते हो भैया काला मीठा पानी दे दो दुकानदार को। क्या बोलते हो? जाते हो कभी कोल्ड ड्रिंक पीने तो क्या बोलते हो? काला मीठा पानी दे दीजिए। वो भैया पीला वाला पानी दे दीजिए, पीला मीठा पानी दे दीजिए। सीधे फ्रूटी नहीं बोल देते हो, सीधे माजा नहीं बोल देते हो। देखा, ये है चीजें। मार्केटिंग ने हमारे दिमाग में प्रोडक्ट का नाम भर रखा है। समझ गए? तो कितना इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग। आइए समझते हैं रोल। तो मार्केटिंग को आई एंड ईयर ऑफ द बिजनेस माना गया है। आंखें और कान है बिजनेस के, क्योंकि इसी की वजह से बिजनेस देख पाता है, आंखों की वजह से देख पाता है, और कान की वजह से लोगों की प्रेफरेंस को, पसंद को, नापसंद को समझ पाता है, सुन पाता है। बिजनेस का काम ही है कि बदलते हुए दौर में कंज्यूमरों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंज करो। कभी देखा है कि जो मोबाइल तुम्हारे हाथ में है तुम्हारे हाथ में मोबाइल, ये मोबाइल क्या ऐसा ही था आज से 2 साल पहले, आज से 5 साल पहले? जी नहीं, पहले इतने फीचर्स नहीं थे। क्या कहते हैं? पहले 5G नहीं था, पहले शायद मोबाइल में सिर्फ छोटी स्क्रीन हुआ करती थी। आपने भी देखा होगा जिसमें सिर्फ आप क्या करते थे, टाइप कर सकते थे। बट जैसे जैसे समय आया, टच स्क्रीन आई, कैमरा आ गए, कैमरा के कई सारे मेगापिक्सल वैरायटीज आ गई, ये कैमरा, वो कैमरा, फ्रंट कैमरा, ट्रिपल कैमरा। क्या है ये? आपने कहा और कंपनियों ने बनाया। जैसा कंज्यूमर मांग रहे हैं वैसी सोच को कंपनी क्या कर रही है, बना रही है। तो ये है इनका रोल, बदलते हुए नीड्स के हिसाब से बनाना। तो मेन मकसद क्या है? अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको, कंज्यूमरों को क्रिएट करना है, वो सर्विसेज देनी है जो चाहिए। तो मार्केटिंग का रोल है क्रिएटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर। क्या? कंज्यूमर बनाना और उन्हें हमेशा के लिए सेटिस्फाई रखना। आइए, क्या हेल्प करता है, किस तरीके से मार्केटिंग हेल्प करता है हमारे देश को? शायद आपको लगेगा, अरे मार्केटिंग तो दुकान को संभाल कर हेल्प करता है, बिजनेस को मदद करता है, कंट्री की कैसी हेल्प करता है? करता है, मैं साबित कर दूंगा अभी। हाँ, मार्केटिंग देश के लिए भी जरूरी है। जैसे देश में लोगों की इनकम इंप्रूव करता है। सर वो कैसे? देखिए, मार्केटिंग होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स खरीदेंगे। जब कंज्यूमर खरीदेंगे तो प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन बड़े स्केल पे होगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब है कि मार्केटिंग की वजह से कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट कम होती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है। बड़ा फायदा है। और तो और मार्केटिंग से देश की नेशनल इनकम बढ़ने वाली है और देश की ओवरऑल वेल्थ ग्रो हो रही है। कैसे हो रही है? जब बिजनेस फर्म्स नया प्रोडक्ट, नई सर्विस लाते हैं, लोगों को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनकी वांट्स, उनकी नीड्स पूरी हो रही है। आपकी मेरी जरूरत पूरी हो रही है, और मेरी जरूरत पूरी होने से क्या हो रहा है? जो देश के पास रिसोर्सेज रखे हुए थे, इमेजिन करिए भारत के पास लाखों टन कोयला रखा हुआ है और हम उसको निकाले ही ना,
सोचिए, इमेजिन करिए क्या होगा। कोयला रखे रहने से तो हमारा कुछ काम होना नहीं है, पर इस कोयले का हमने इस्तेमाल कर लिया, कोई यूजफुल प्रोडक्ट, कोई यूजफुल सर्विस में कन्वर्ट कर दिया, तो सही समझ रहे हैं, देश के फायदे में आ जाएगा। तो देश की रिसोर्सेस का बेटर और बेस्ट यूटिलाइजेशन सिखाता है मार्केटिंग। और तो और मार्केटिंग से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। सोचिए, वो ऐड करने वाले, कंटेंट क्रिएट करने वाले, न्यूज़पेपर छापने वाले, मीडिया वाले, हाँ पैकेजिंग करने वाले, कितने लोग हैं, ब्रांडिंग करने वाले, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। इमेजिन करके देखिए आप, इमेंस इमेंस रोजगार, इंप्लॉयमेंट पैदा करता है। और तो और मार्केटिंग हमारी और आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है। आज आपके और मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो पहले, हाँ आज से 10 साल 20 साल पहले हमारे घरों में नहीं हुआ करते थे। एग्जाम्पल के दूं, जैसे पहले शायद पापा ने आपको बताया हो या घर में सुना होगा कि पहले पूरे मोहल्ले में एक टीवी हुआ करती थी। हाँ सही कह रहा हूं, पूरे गांव में, पूरे घर में एक टीवी हुआ करती थी और सारे मोहल्ले वाले मिलकर के क्या करते थे, आके देखते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, हर घर में एक एक टीवी आ गई। फिर टीवी से एलसीडी टीवी आ गई, फिर एलईडी टीवी आ गई, और आज तो शायद मुझे लगता है कि वॉल में हैंग करने वाला एक पतला सा, मुझे लगता है चैनल टाइप का आ गया है, मतलब स्लीक सा मॉडल टाइप का आ गया है। कितनी भी बड़ी साइज का ले लो, कितनी वैरायटी आ गई है। और एक घर में भी एक टीवी नहीं है, 4-4 5-5 टीवी है। बेडरूम के लिए अलग टीवी है, हॉल के लिए अलग टीवी है। क्या कहते हैं? तो मार्केटिंग ने हमारे क्या किया है, लिविंग के स्टैंडर्ड को सुधारा है। जो पहले कभी लग्जरी हुआ करती थी चीजें, आज वो हर घर की जरूरत बन चुकी है। और तो और मार्केटिंग से एंटरप्रेन्योर्स को और मैनेजमेंट करने वालों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। करके दिखाओ, अगर तुम्हारे अंदर भी दम है तो तुम भी मार्केटिंग से नए और बेटर सर्विसेज लोगों को ला के दिखाओ। अब आप सोचिए, एक लड़का जिसने सोचा कि मैं क्या करूं कि लोगों को होटल की जो प्रॉब्लम आ रही है दूसरे शहरों में जाने पर, मैं उसकी समस्या दूर कर दूं। क्योंकि वो खुद भी जाता था बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर, और वहां जब जाता था तो उसको प्रॉपर होटल नहीं मिलती थी। उसने दिमाग लगाया, उसने मार्केटिंग लगाई कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सबकी ये समस्या दूर हो जाए। उसने बना दिया ओयो ऐप। हाँ, एक ऐसा ऐप है जिसमें आप किसी भी शहर में जाइए, जाने से पहले क्या करिए, होटल बुक कर दीजिए ऐप के थ्रू। क्या कहते हैं? उसी तरह से एक व्यक्ति ने समस्या का निदान निकाला कि बहुतों को गाड़ी से, हाँ एयरपोर्ट जाना है, कहीं दूर जाना है, और आपके घर में गाड़ी अवेलेबल नहीं है या ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, ओला से राइड बुक कर लो चुटकियों में, उबर ऐप से बुक कर लो चुटकियों में, है ना। मार्केटिंग, तो मार्केटिंग आपको क्या करती है, डेवलपमेंट करने का, कुछ नया सब नीचे लाने का आपको अवसर देती है। कर दो, हाँ आप भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, सोचना है आउट ऑफ द बॉक्स। मार्केटिंग सरकार को और इवन नॉन गवर्नमेंट को भी बहुत सारे सोशल बुराइयों को दूर करने में मदद करती है। नहीं यकीन हो रहा है? मैं बताता हूं। 2 बूंद जिंदगी की, शायद ये वाली ऐड देखी होगी। अमिताभ बच्चन कहते हैं, क्या है इस ऐड में, पोलियो ड्रॉप अपने बच्चों को जरूर पिलाएं। टीवी में ऐड आ रहा है, और इससे क्या हो रहा है, लोग अवेयरनेस बढ़ रही है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रचार करके, प्रमोट करके हम क्या करते हैं, समाज का वेलबींग कर सकते हैं। जैसे एड्स पर ऐड आ जाती है, फैमिली प्लानिंग करने पे ऐड आ जाती है, पॉल्यूशन कंट्रोल पे ऐड आती है। ऐसी बहुत सारी ऐड है जो समाज के वेलबींग का काम कर सकती है। तो मार्केटिंग ऐसे भी हमारी सोसाइटी को हेल्प कर सकता है। ये सब थे रोल्स ऑफ या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केटिंग टू द नेशन। अब आता है प्रोडक्ट क्या है सर। ये सर प्रोडक्ट क्या है, समझते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, जब हम बात करते हैं इस चैप्टर में, तो प्रोडक्ट एक वस्तु समझ में आती है। पार्ले जी बिस्कुट है, एक प्रोडक्ट है। मैगी खाने की वस्तु है, प्रोडक्ट है। नूडल्स है भाई। तो प्रोडक्ट क्या है, एक टेंजिबल चीज है जिसको आप छू सकते हैं, जो मार्केट में ऑफर किया गया है, लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, जिसका लोग यूज या कंजम्पशन करते हैं, जिनसे उनकी वांट पूरी होती है। अब आपके आसपास जरा चारों तरफ नजर दौड़ाइए। हाँ, सबसे पहले तो अपने मोबाइल को देखो। मोबाइल क्या है, प्रोडक्ट है। मोबाइल जिस टेबल पे रखा है तुमने, हाँ टेबल पे रख के पढ़ रहे हो ना, टेबल क्या है, प्रोडक्ट है। अपनी किताब को देखो, बुक देखो, प्रोडक्ट है। जो तुमने शर्ट पहनी है, प्रोडक्ट है। ऊपर देखो, पंखा प्रोडक्ट है, एसी प्रोडक्ट है, लाइट प्रोडक्ट है। देखा, टेंजिबल चीजें तुम्हारे आसपास फैली हुई हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट है जिसको तुम छू सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। क्या फीचर है, टेंजिबल है।
दूसरा एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, हर प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ ना कुछ चीजें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब उसका फिजिकल फीचर है। जैसे तुमने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसकी पैकिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी वारंटी, ये क्या है, उसके साथ एसोसिएटेड है, उसके साथ जुड़ी रहती है। हाँ भाई, जैसे मोबाइल खरीदने जाते हो तो कहते नहीं हो भैया कि इसमें रैम 6 GB वाला चाहिए, इसमें कैमरा 50 मेगापिक्सल वाला चाहिए। क्या है, ये प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। फिर आता है लाइफ साइकिल। हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है और प्रोडक्ट की स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से। जैसे बेबी बॉर्न होता है तो वैसे ही एक मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है, फिर बेबी ग्रो होने लगता है, थोड़ा यंग बॉय बन जाता है आप जैसा, तो हम लोग उसे कहते हैं ग्रोथ स्टेज आती है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, शादी लायक हो जाता है, हम कहते हैं मैच्योरिटी आ गई है। और आदमी जब बूढ़ा हो जाता है हम डिक्लाइन कहते हैं, और लास्ट में आता है अबेंडन। प्रोडक्ट भी ऐसा होता है, नहीं सुना है ऐसा? हाँ, एक एग्जांपल देता हूं, मारुति 800 नाम सुना है गाड़ी का? हाँ, मारुति 800 कभी ना कभी लॉन्च हुई थी, फिर बिकना शुरू हुई, टॉप पे गई और फिर बंद। एम्बेसडर कार तो शायद आपको याद ही होगी, खत्म मार्केट से। तो प्रोडक्ट की भी अपनी लाइफ साइकिल है जैसे इंसानों की है। फिर आता है एक्सचेंज वैल्यू। मार्केट में प्रोडक्ट्स को बेचा जा सकता है, मनी के टर्म्स में प्रोडक्ट की कीमत बताई जा सकती है। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट तो आप वैसे भी प्राइस में खरीद के आते हैं। और नेक्स्ट है नीड सेटिस्फैक्शन। प्रोडक्ट के अंदर क्या गुण होता है, हमारे किसी न किसी वांट को, नीड को पूरा करता है, तभी तो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मैं और आप प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई मेरी और आपकी जरूरत पूरा करना है, वरना मैं नहीं लूंगा। चलिए एक एग्जांपल देता हूं। एक दुकानदार है, चलो वो क्या करता है, एक बैलून बनाता है और उसको बैलून को क्या करता है, अपनी फूंक भर के बैलून को रख देता है और ऐसे पूरे बैलून टंगा लेता है। क्या भरा उसमें, उसने अपनी हवा भर दी, बस फूंक करके इन्फ्लेट करके रख दिया, टंगा दिया, कहा ताजी हवा ले लो, ताजी हवा ले लो। क्या तुम लोगे? क्या कहते हो, क्या तुम में से कोई उस बैलून को खरीदेगा? क्योंकि उस बैलून को फोड़ने के बाद जो उसकी हवा निकलेगी, वो कह रहा है दुकानदार कि बहुत ताजी हवा है। जी नहीं, कोई नहीं लेगा। क्या कहते हो, कोई लेगा ऐसे? एकदम बकवास है, एकदम नहीं लेंगे सर। तो क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपकी नीड फ्रेश एयर की वहां से पूरी नहीं हो रही है, बल्कि ये नेचर में चारों तरफ, अपनी खिड़की खोलिए, अपना बेडरूम खोलिए, बाहर निकलिए, सुबह निकल जाइए, चारों तरफ फ्रेश एयर उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है। तो आपकी नीड तो पहले ही सेटिस्फाई हो रही है। देखा, जिस दिन ये नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तब तो खरीदोगे ना। देखिए आज पानी बिक रहा है कि नहीं बॉटल में? आपके पापा दादा जो थे पहले, कभी वो पैकेज वाटर नहीं खरीदते थे, समझ गए ना, क्योंकि पानी अवेलेबल था हर जगह, वो भी फ्रेश वाटर अवेलेबल था। अब कहां अवेलेबल है? देखा, तो पैकेज वाटर बिक रहा है आजकल। चलो प्रोडक्ट के बारे में आगे पढ़ते हैं। प्रोडक्ट को दो ब्रॉड हेडिंग में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब मैं और आप जो खरीदते हैं, भाई तुम खरीदते हो डेली प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ ले रहे होते हो, चाहिए टूथपेस्ट सुबह के लिए, साबुन चाहिए नहाने के लिए, चाहिए शैम्पू चाहिए, ये क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो आप और मुझे नहीं चाहिए, बल्कि फर्म्स को चाहिए, इंडस्ट्रीज को चाहिए फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स। ये कौन से प्रोडक्ट हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। बात करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट की। ये भी तीन टाइप्स के हैं। पहला प्रोडक्ट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब होता है सुविधा, आसानी। मतलब ये वो प्रोडक्ट है जिनके लिए हमको एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है, सबसे आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये हमारी रोज की जरूरत है। तुम्हारी सुबह जो शुरुआत होती है वो FMCG से होती है। नहीं सुना था? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तुम्हारी मेरी शुरुआत सुबह इसी से होती है। कैसे? सुबह उठते हो, ब्रश करना है, टूथपेस्ट करना है, दोनों ही क्या है, टूथपेस्ट और ब्रश क्या है, FMCG प्रोडक्ट है। हाथ धोते हो, नहाने जाते हो, शैम्पू चाहिए, सोप चाहिए, FMCG प्रोडक्ट। देखा, तेल लगाते हो बालों में, FMCG प्रोडक्ट। तो हमारी शुरुआत ही क्या हो रही है, इन डेली और कन्वीनियंट प्रोडक्ट से हो रही है। न्यूज़पेपर आपके घर में जो आ रहा है वो कन्वीनियंट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, आपको इसके लिए
बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि इसके बिना आपका काम रुकेगा। और सबसे इजीली अवेलेबल होता है, सबसे नियर एंड अवेलेबल होता है। इसके लिए कोई शॉपिंग एफर्ट नहीं लगाना होता है। आप चाहें तो घर के किसी मेड को भेज सकते हैं, जाओ भैया मेरे लिए मैगी लेके आ जाओ, पास की दुकान से कोई भी लेके चला आएगा। क्या कहते हो? क्योंकि कन्वीनियंस प्रोडक्ट है। न्यूज़पेपर, सिगरेट, टूथपेस्ट, सोप, टी कन्वीनियंस प्रोडक्ट है। शॉपिंग प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे और आपको चाहिए, इसके लिए मुझे शॉपिंग एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। अब आपको कोई मोबाइल खरीदना है तो किसी को भेज दोगे, घर की शांताबाई को भेज दोगे, जाइए शांताबाई मेरे लिए मोबाइल ले आइए। क्या ऐसा मोबाइल लेते हो? कभी नहीं। या अपने लिए कोई कपड़े खरीदने हैं तो किसको भेजते हो? घर में जो नौकर है, रामू काका जाइए मेरे लिए शर्ट खरीद के आ जाइए मार्केट से। बस ऐसा कहां करते हो? नहीं करते हो ना ऐसा। क्यों? क्योंकि इनके लिए करना होता है आपको शॉपिंग। आप जाते हो मार्केट में, कई सारे टाइप्स के कपड़े देखते हो, उसकी क्वालिटी देखते हो, कंपेयर करते हो दूसरे ब्रांड से, दूसरी प्राइसेस के, दूसरे मटेरियल्स के, और जब पसंद आता है खरीद लेते हो। नाम है शॉपिंग प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजें हमको कंपेयर करनी होती है। समझ गए? चाहे आप गाड़ी खरीद रहे हैं अपने लिए, चाहे मोबाइल खरीद रहे हैं या कपड़े खरीद रहे हैं, इनके लिए शॉपिंग करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, मार्केट में निकलना पड़ता है। और स्पेशलिटी प्रोडक्ट, इनके लिए स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ता है और स्पेशल प्राइस देना पड़ता है। सर वो कब देना होता है? सोचिए, आपके घर का रेनोवेशन हो रहा है तो कुछ भी मंगवा के रख लेंगे घर में? अरे नहीं भाई, जाएंगे मार्केट में, अलग अलग जगहों पे पता करेंगे कौन सी डेकोरेटिव आइटम है, उसका पता लगाएंगे। या तुम्हारे भाई की शादी है, ध्यान से सुनना, तुम्हारे भाई की शादी है और तुम्हारे भाई की शादी में तुम कुछ भी पहन लोगे? अरे नहीं भाई, डिजाइनर वाले के पास जाओगे जो डिजाइनर सूट बनाता है, अपनी पसंद का, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से क्या करोगे? सूट बनवाओगे, अपना नाप दोगे उसको, अपने हिसाब से कपड़ा सेलेक्ट करोगे। क्या कहते हो? शूज, ड्रेस, सब। क्या है ये? स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा शॉपिंग एफर्ट लगता है, सबसे ज्यादा पैसा लगता है इस काम के लिए। हाँ, बहुत महंगे होते हैं शॉपिंग स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। समझ गया ना? खास करके मैंने कहा ज्वेलरी वाले आइटम। मम्मी को ज्वेलरी खरीदने कुछ भी नहीं पहन लेती, ना ना ना, अपनी पसंद की, अपनी वैरायटी की ज्वेलरी डिजाइन करवाती हैं, बनवाती हैं। बहुत पैसे लगते हैं इसके लिए। अब आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मैंने कहा था ये प्रोडक्ट तुम्हारे मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये गुड्स फर्दर प्रोड्यूस करने के काम आता है। हाँ, रॉ मटेरियल की बात करो, जैसे अब कहीं फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री है, जहां फर्नीचर बनता है, उनको क्या चाहिए? प्लाईबोर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? माइका चाहिए कि नहीं चाहिए? फेविकोल चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या है? रॉ मटेरियल है। उसी तरह सप्लाईज चाहिए उनको। सप्लाईज छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे नट बोल्ट हो गया, है ना, हीटिंग के मटेरियल हो गए। और क्या चाहिए? एसेसरीज चाहिए। एसेसरीज इक्विपमेंट्स मतलब होता है सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स चाहिए। हाँ, छोटे मोटे औजार जो चाहिए होते हैं ना। अब स्कूल की बात करो तो टाइपराइटर, कैलकुलेटर, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, हाँ हाँ, नट, स्क्रू ड्राइवर, है ना, घर में भी हम लोग के होते हैं। ये सब एसेसरीज हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन। ये हैवी मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी, क्या होते हैं, इसमें प्लांट लगे होते हैं, इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, इनका नाम है इंस्टॉलेशंस। क्लियर है? अब सर्विसेज, क्या होता है सर्विस? प्रोडक्ट तो टेंजिबल होता है, आप उसको छू सकते थे, देख सकते थे, महसूस भी कर सकते थे, बट यहां पर सिर्फ आप महसूस कर पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, पर आपकी जरूरत भी पूरी हो रहा है। जैसे इस समय हो रहा है, तुम्हारी पढ़ने की जरूरत, तुम्हारी इस चैप्टर को, मार्केट्स एंड मार्केटिंग को समझने की जरूरत मैं पूरी कर रहा हूं। क्या कहते हो? हाँ ना? तो ये एक सर्विस है। तुमने मेरी सर्विस ली। तुम्हारी तबियत खराब है, तुमको फीवर आ रहा है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रही है, क्या हो रहा है? सर्विस। ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, सर्विस। ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, सर्विस। हेयर कटिंग करा रहे हैं, सर्विस। तो सर्विस क्या है? एक इंटेंजिबल एक्ट है जो किसी न किसी रूप में हमारी वांट को, हमारी नीड को पूरा कर रहा है। ठीक है ना? अब सर्विसेज के कुछ फीचर्स, इंटेंजिबल होता है, बता दिया, क्योंकि आप इसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक है, कोई इसका शेप नहीं है ना, इनविजिबल है। और ये पेरिशेबल है। ये क्या वर्ड होता है? पेरिशेबल मतलब होता है जल्दी खत्म। जैसे एक बस है, ध्यान सुनिएगा, एक बस है, बस में 45 लोग बैठ सकते हैं, ठीक,
पर अभी वर्तमान में इस समय बस में 35 लोग बैठे हैं, तो ये 10 लोग बैठे नहीं, 10 की सीट खाली है। तो ये जो सीट खाली है, बस जब डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, ये सर्विस खत्म। देखा? पर प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एक बार आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, अगर जब तक नहीं बिका है तब तक आपके पास पड़ा रहेगा, आप बाद में बेच सकते हैं। पेरिशेबल नहीं है प्रोडक्ट, समझ गए ना? पर सर्विसेज कैसी हैं, पेरिशेबल, इसको आप फ्यूचर तक के लिए यूज नहीं कर सकते, समझ गए ना? इनसेपरेबल, जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो कंज्यूम कर रहा है, दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। तुम्हारा इलाज करना है, तुम्हें फीवर है और तुम मम्मी को कह रहे हो मम्मी आप जाइए, आप अपना चेकअप करा लीजिए, आप अपना टेम्परेचर चेक कराइए, आप अपना पल्स रेट चेक कराइए और आप दवा ले लीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे कैसे ठीक होगे भाई, फीवर तुम्हें है, समझ गए ना? तो जिसको सर्विस लेनी है वो और सर्विस देने वाला साथ में होना चाहिए। अब तुम्हें चॉकलेट खाने का मन है तो तुम क्या करो, किसी को भेज दो, हाँ मम्मी को भेज दो, मम्मी आप जा रही है मार्केट, मेरे लिए ये वाला चॉकलेट या ये वाला बिस्कुट लेते आइएगा, क्या कहते हो? तो मम्मी ला सकती हैं, कंज्यूम तुम कर सकते हो, पर सर्विस लेने की बारी है। क्या तुम्हारे बदले तुम्हारी मम्मी पढ़ करके या पापा तुम्हारे बदले पढ़ करके तुम्हारा एग्जाम दे सकते हैं? जी नहीं, तुम ही को देना पड़ेगा, समझ गए? तो सर्विस जो दे रहा है उसके साथ सर्विस लेने वाले को होना चाहिए, ठीक है? अब ड्राइवर और कंडक्टर का एग्जांपल दिया है ना? ड्राइवर एंड कंडक्टर ऑफ द बस हैव टू बी इन द बस वेर एवर द बस प्रोवाइड सर्विस। तो ड्राइवर कंडक्टर है, साथ में पैसेंजर भी होना चाहिए, ठीक है? सर्विस लेने वाला भी होना चाहिए। फिर आता है वेरिएबिलिटी, इसका मतलब होता है एक सर्विस एक जैसी नहीं होती है, स्टैंडर्ड नहीं होती है, हर जगह अलग है। एक ही चीज सब्जेक्ट है, आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो कुछ और समझ में आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं कुछ और तरीके से समझ में आ रहा है, या कोई और पढ़ा रहा है शायद कुछ और समझ आ रहा है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है, समझ गया ना? आपको फीवर है और आप गए एक डॉक्टर के पास, उसने जिस तरीके से तुम्हारा ट्रीटमेंट किया, जो तुम्हारा ट्रीटमेंट चलाया, जिस तरीके से तुम्हें मेडिकेशन किया, दवा दिया, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, दूसरे के डॉक्टर के पास जाओगे शायद वो कुछ और तरीके से करेगा, है ना? तो क्या है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, वेरिएबिलिटी है, कस्टमर टू कस्टमर डिफर करता है, प्लेस टू प्लेस डिफर करता है सर्विसेज। अब टाइप ऑफ सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विस, मतलब आपको पैसों के बारे में कोई जानकारी लेनी है। जहां बैंक्स होती हैं, जहां ब्रोकर्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो यही काम कर रहे होते हैं। आपको डिपॉजिट्स करवाना है, लोन लेना है, आ जाओ बैंक के पास, आ जाओ, फाइनेंशियल सर्विस दे देंगी, ब्रोकर्स आपको दे देंगे। और इंश्योरेंस सर्विस, आपको रिस्क लग रहा है अपनी लाइफ का, लाइफ इंश्योरेंस करा लो। आपकी गाड़ी का आपको डर लग रहा है कि मेरी गाड़ी चोरी हो जाएगी, मोटर इंश्योरेंस करा लो। हेल्थ का डर लग रहा है कि अरे इलाज होगा तो पैसे कहां से आएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, है ना? रिस्क को कवर करता है इंश्योरेंस। सब सर्विस दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट सर्विस, सामान पहुंचाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। आपका घर शिफ्ट हो रहा है, आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, बनारस से चले जा रहे हैं, आप लखनऊ चले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से सामान जाएगा। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग, आपको गुड्स स्टोर करना है लंबे समय के लिए। आज वो गुड्स की डिमांड नहीं है मार्केट में, मैंने कहा था वोलन गुड्स बन रहे हैं, अभी बन रहे हैं, पर कहां बन के रखाए जा रहे हैं, वेयर हाउस में, गोडाउन में, और जब विंटर आएगा तब वहां से निकाल के दुकानों में चले जाएंगे, समझ गए? ये है। फिर है कम्युनिकेशन सर्विस, पोस्ट सर्विस, कोरियर सर्विस, टेलीफोन सर्विस, दूरदर्शन, ये सब क्या है? मास कम्युनिकेशन या सिंपली कम्युनिकेशन देने वाली सर्विस है। एंड लास्ट में है फूड एंड लॉजिंग सर्विस। जितने होटल वाले हैं, गेस्ट रूम वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, ये लोग कौन सी सर्विस दे रहे हैं आपको? इन दोनों में से ही एक दे रहे हैं, फूडिंग एंड रेस्ट, मतलब लॉजिंग। अब दोनों में डिफरेंस तो मुझे लगता है चुटकियों में आ जाएगा, क्या कहते हो? अब तो पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर होंगे, हाँ या ना? चलो, टेंजिबल, प्रोडक्ट टेंजिबल है, सर्विस इंटेंजिबल है। प्रोडक्ट पेरिशेबल नहीं है, सर्विसेज पेरिशेबल है। ओनरशिप, प्रोडक्ट की ओनरशिप ली जा सकती है। आप प्रोडक्ट खरीद लीजिए, आप उसके ओनर बन जाएंगे, पर सर्विस के ओनर कैसे बनोगे? टीचर से उसकी टीचिंग कैसे खरीद लोगे कि टीचर कहोगे ये लीजिए पैसा, अब आप टीचर नहीं है, मैं टीचर हूं?
क्या कहते हो? डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब आप पैसा बोलिए, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, अब कल से डॉक्टर मैं हूं आपके बदले। अरे कहां से ले लोगे भाई, समझ गए ना? तो ओनरशिप सर्विस में नहीं मिलती है, पर प्रोडक्ट में ओनरशिप मिल जाती है। आप सामान खरीदिए, पैसा दीजिए, सामान की ओनरशिप तुम्हारी हो गई। समझ गए? इनसेपरेबल, प्रोडक्ट को सेपरेट किया जा सकता है, प्रोड्यूसर आपको अपना सामान दे के उससे सेपरेट हो सकता है, पर सर्विस के लिए आपको प्रोड्यूसर के साथ रहना। जो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मैं अभी सर्विस दे रहा हूं और आप अभी सर्विस वहां उस मोबाइल के सामने तुम बैठे मेरी सर्विस ले रहे हो, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर साथ में हैं, इनसेपरेबल है। होमोजीनिटी मतलब एक रूपता, एक जैसा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड हो सकता है। अब पार्ले जी पूरे मार्केट में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तुम्हें एक जैसा मिल जाएगा। वो छोटी सी गुड़िया बनी हुई है, रेड रंग के लाइंस हैं, येलो रंग के है ना स्ट्राइप्स बने हुए हैं, क्या कहते हैं, ऐसे ही ना पैकेट है। या मैगी 2 मिनट का नूडल 2 मिनट में तैयार हो जाए। पूरे इंडिया में एक जैसा कलर, एक जैसा टेस्ट, फ्लेवर उपलब्ध है कि नहीं है, एक जैसा पैकिंग में अवेलेबल है कि नहीं है, प्राइस में अवेलेबल नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड है। पर मैंने कहा सर्विस, जो डॉक्टर की सर्विस कश्मीर में है, जो डॉक्टर की सर्विस महाराष्ट्र में है, जो यूपी में है, क्या सब सेम है क्या? जी नहीं, एकदम नहीं, सर्विस होमोजीनियस नहीं है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, मशीन्स का इस्तेमाल होता है उसको बनाने के लिए। सर्विस में इंसानों की जरूरत पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। तो आज मैं और आप जिस युग में जी रहे हैं, इसमें तेजी से सर्विस का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। मतलब सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मतलब आज हर जगह सर्विस का बोलबाला है। क्यों? वाई देयर इज इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस? तो पहला रीजन है कि देश में जब से इकोनॉमिक प्लानिंग आई है, हाँ हमने 5 ईयर प्लान, इंडिया ने 5 ईयर प्लान 1951 से शुरू कर दिया था, तो देश में तेजी से ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियां बन रही हैं। और इंडस्ट्रियों को क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। इन सब को देने के लिए कौन आएगा? सर्विस देने वाले हैं। सोचिए एक बिजनेस को क्या चाहिए? बैंक की फैसिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? गोडाउन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये कौन है? अरे ये सब तो सर्विस देने वाले लोग हैं ना। तो जैसे जैसे क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, सोसाइटल ग्रोथ होगी। हमारी सोसाइटी को भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं चाहिए, कम्युनिटी सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सब क्या है? सर्विस। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, देश की ग्रोथ हो रही है, प्लानिंग बढ़ रही थी हमारे देश में, वैसे वैसे क्या हो रहा है, नीड फॉर सर्विसेज बढ़ रही है। और हम और आप शहरीकरण के एज में जी रहे हैं। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, अब धीरे धीरे गांव पे भी पक्की सड़कें पहुंच चुकी हैं, चौड़ी सड़कें पहुंच चुकी हैं, स्पेशली इस मोदी राज में। हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने सड़कों का जबरदस्त जाल बिछा रखा है, चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी सड़कें बन चुकी हैं। और शहरों की वजह से, हाँ रोड लाइंस की वजह से, कम्युनिकेशन लाइंस की वजह से, पब्लिक यूटिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन की ढेर सारी सर्विसेज आ गई हैं। आपके मेरे घर तक क्या हो गई हैं, खूब सर्विसेज अवेलेबल हो गई हैं। और तो और मीडिया भी, मतलब टेलीविजन, इंटरनेट ने भी मुझको और आपको क्या किया है, सर्विसेज लेने का। हाँ, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं इसमें 5G या 4G सर्विस लगी हुई है। क्या कहते हैं, मीडिया सर्विस ले रहे हैं आप, ठीक है ना। अब टूर करने के लिए कहीं जा रहे हैं, वो भी सर्विस ले रहे हैं, चाहे वो होटल में जाए, रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं, सर्विस ले रहे हैं। तो बढ़ गई ना सर्विस की नीड। और हम सबकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है। जैसे जैसे सोसाइटी में लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, लोगों की डिमांड फॉर सर्विस बढ़ रही है। लोगों ने घर में क्या कर रखा है, इंटीरियर डेकोरेशन, गार्डन केयर, ब्यूटी पार्लर जाना, हेल्थ क्लब जाना, जिम जाना, क्या है, पहले से हम ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब इनकम है इस सब पे पैसा स्पेंड करने के लिए, इसीलिए इन सब की डिमांड बढ़ रही है। सारे एग्जांपल्स ऑफ सर्विस सेक्टर हैं। देखिए कितने कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं आपके शहर में, चेक करिएगा आसपास, खूब सारे कोचिंग सेंटर्स, खूब सारे स्कूल्स, खूब सारे हॉस्पिटल खुल चुके हैं। ये सब क्या दे रहे हैं आपको? ये सब सर्विस दे रहे हैं आपको और हमको, इसीलिए खुल गए हैं, डिमांड है इनकी। और क्या रीजन है कि सर्विसेज क्यों डिमांड में बढ़ गई हैं? क्योंकि वुमेन्स काम कर रही हैं आजकल। सर इनसे क्या होगा, वुमेन के काम करने से क्या होगा? देखिए जब वुमेन्स काम करेंगी तो वुमेन्स को बहुत सारा काम पे जाने की वजह से बहुत सारा काम जो घर वाला है,
स्पेशली घर में जो बच्चे हैं, खाना है, इन सबको देखने के लिए लोग चाहिए, डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, बेबी सिटिंग चाहिए, सर्विस बढ़ गई। और तो और आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो गई है। पहले आजादी के टाइम पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 ईयर्स थी, आज अप्रोक्सीमेटली 70 प्लस ईयर्स हो चुकी है। मतलब ऑन एन एवरेज एन इंडिविजुअल सर्वाइव फॉर 70 ईयर्स। तो लाइफ बढ़ी है तो नीड बढ़ी है, समझ गए ना। आज हमारे पास बहुत सारी नीड्स हैं, हेल्थ सर्विसेज की नीड है, ठीक है। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर मार्केट्स एंड मार्केटिंग। मेरी एक ही कोशिश है कि आप सबको द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिल जाए। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात ध्यान रखिए कि आप और मैं मिल करके बहुत चेंज ला सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। बाय, टेक केयर।